अंदर डाल दो, इट विल स्टॉप। फाउलोस पोजीशन दो, फाउलोस पोजीशन में आप बच्चे को बिठाओगे, थोड़ा सर उसका पीछे लोगे, ऑटोमेटिकली उसमें आइस पैक रखो, इट विल स्टॉप। दांत से ब्लीडिंग हुआ, बच्चा कुछ खा रहा था या कुछ दांत साफ कर रहा था, लग गया अंदर, यू कैन अप्लाई दिस, नो प्रॉब्लम। खरोच लग गई कहीं पर, सुपरफिशियल है, वहाँ पर ये पाउडर लगा के यू कैन टेक केयर ऑफ इट। यही गोली आप मुंह से भी दे सकते हो, बट ये सब लोकल ब्लीडिंग के लिए सही है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग है, ज़्यादा है, रुक नहीं रहा है, यू हैव नो चॉइस बट टू गिव प्लाज्मा। और एक इंजेक्शन है जिसका नाम है पीसीसी, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट। इसका 1 यूनिट का खर्चा 16 रुपया है, और जनरली एडल्ट को कम से कम 500 यूनिट देने पड़ते हैं। सो इट इज़ हॉरेंडसली एक्सपेंसिव। और पीसीसी, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट, ये यूजुअली मिलता नहीं है आसानी से। दूसरा है फैक्टर 7, एक्टिवेटेड फैक्टर 7, 1 मिलीग्राम कॉस्ट 46,000 रुपीज़। सो यू नो, प्लाज्मा छोड़ के बाकी के जो है वो बहुत महंगे, इजीली अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी डेवलप कंट्री में जाइए, गाइडलाइंस आर क्लियर। अगर वारफरिन पे ब्लीडिंग हुआ, द ड्रग ऑफ चॉइस इज पीसीसी, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट। एवरी हॉस्पिटल हैज टू हैव पीसीसी। None of the hospitals have PCC in India. They will not give plasma. We will give only plasma. Our societies are different, our costs are different. Their state takes care. वहाँ पर इंश्योरेंस स्टेट देती है, यहाँ पर अपने पॉकेट से पैसा निकलता है, फ़र्क पड़ता है दोनों में। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाता है, एंड प्लाज्मा इज़ द फास्टेस्ट वे, इमीडिएट। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि मैं पेशेंट ब्लीडिंग मैनेजमेंट पे बात करता हूँ ऑल ओवर द कंट्री, अगर वारफरिन पे किसी बच्चे को हेड इंजरी हुई, गिर गया बच्चा, और थोड़ी देर के लिए वो बराबर बात नहीं कर रहा है, हो सकता है बड़कियारी की वजह से हो, बट अगर ये कह रही थी कि कुछ सवाल जवाब बराबर नहीं आया उससे, हो सकता है अंदर ब्लीडिंग हुआ हो। ऐसे में ज़रूरी है कि वारफरिन का इफेक्ट निकाला जाए। 24 घंटे के लिए वारफरिन नहीं देना चाहिए, और उस वारफरिन का इफेक्ट यानी कि आईएनआर को कम करना चाहिए। प्लाज्मा दे के सीटी स्कैन में ब्लीडिंग नहीं आया तो भी उसका रिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार सीटी स्कैन थोड़ा जल्दी हो जाता है और ब्लीडिंग नेक्स्ट डे दिखाई देता है। तो इट इज़ इम्पेरेटिव एज पर करंट गाइडलाइन दैट अगर बच्चे को वारफरिन पे हेड इंजरी हुई है, सीटी स्कैन नॉर्मल है, आईएनआर ज़्यादा है, आप प्लाज्मा दे के आईएनआर को कम करवाइए, क्योंकि ब्लीडिंग बाद में भी हो सकती है। सीटी स्कैन पहले पकड़ता नहीं है, पहले 6 घंटे में, 6 घंटे के बाद ही वो ब्लीडिंग सामने आता है, और कभी कभी 24-48 आवर्स लेटर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर वेरी क्लियर ऑन वारफरिन गाइडलाइंस एज टू व्हाट इज टू बी डन इफ देयर इज ब्लीडिंग, but we don't know what to do for small kids, when to change. Your question was when to change from heparin to warfarin. It's a difficult choice, and in kids to manage warfarin with the kind of blood test we have to do, he has told you how much blood we take. It's not easy, it's difficult. So heparin that way becomes more practical, even if expensive. It is practical, it is convenient, although expensive. One place where you would probably you'll err on the safer side of, or heparin ka bleeding is minimum, unlike warfarin which can, and you are doing once a week, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार. No, once a day now. It was twice a day The since warfarin. the last heparin. No, I'm saying the INR you will be doing once in a week or once in 3 days. You have no idea what are the other days what is happening, and every time the child goes out to play, you are scared what's going to happen next. So you know, we also have that fear with us, when will be the next phone call that there is bleeding. So I would be very happy to have data where we can stop warfarin. Imagine the child will be so happy that warfarin stopped, I can play, I can be like other now, because the child is constantly comparing to other children, that they can do that and I can't do that. That's a big problem. Why can't I do something? Why can't I play? Why can't I do this? Why can't I eat that? Why can't I do certain things which other kids are doing? And it's tough to explain to them sometimes at a particular age. So I would be very happy to get data where we can stop warfarin, but that's going to be very difficult to get. There are so many drugs in hematology जहाँ हम चाहते हैं कि वो दवाइयाँ बंद हो जाए, but we have seen that the disease comes back. So we are always worried. Of course, clotting is a different ball game altogether, but still we are always worried. Okay. और एक related, can I?
Yeah. Yeah, related question. When we were talking about diet, so जो आपने leafy vegetables का बोला for warfarin, वो heparin को भी apply होता है क्या? Okay, so they can continue. Heparin again is an inhibitor. It doesn't cause any deficiency. Okay. And अदर अभी इनिशियली उसको सोडियम इनटेक पे रेस्ट्रिक्शंस थे, सो हम मेरे बेटे को सॉल्ट नहीं दे रहे थे फॉर द लास्ट 3-4 मंथ से स्टार्ट किया है सॉल्ट देना. सो केयर इतना लिया जा रहा था कि उसको सब पूरा घर का खाना दे रहे थे, कुछ भी बाहर का चिप्स हो, बर्थडेज पे केक हो, सब अवॉइड कर रहे थे टू इंश्योर कि लिवर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है. बट अभी वो बाहर जाना चालू करेगा तो ये जो डाइट मैनेजमेंट है, या as a liver foundation, do you have certain dietitians on panel who can recommend specific diet to these kind of children? Yeah, we have put up, if you go to our website for specific disease, if there is a dietary intervention needed, then it is there on that. If there is nothing mentioned, then there is, you assume that you can take anything. Okay, thank Yeah? you. I think we'll go on to ask Dr. Shaji कि एक बार काफ़ी सारे यहाँ बच्चों के स्टेंट्स हुए हैं, प्लास्टीज हुए हैं, आप उन्हें फॉलो अप कैसे बोलेंगे रेगुलरली करने के लिए? ओके, जो भी पेशेंट में हेपेटिक वेन स्टेंट किया हो या टिप्स किया हो, उनको हर 3-3 महीने में पहले साल में डॉपलर करना चाहिए. और जब भी डॉपलर में कुछ सस्पिशन होता है, कुछ ब्लॉकेज का, अर्ली स्टेंट डिसफंक्शन का, तभी हमको डायरेक्टली एक वीनोग्राम करना चाहिए. और 1 साल के बाद सेकेंड ईयर में एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में एक बार तो डॉपलर करना चाहिए. जनरल रिकमेंडेशन क्या है कि 1 साल में डायरेक्टली वीनोग्राम करना है, लेकिन वो अपने इसमें प्रैक्टिकल तो नहीं है. मे बी एटलीस्ट 1 in 2 years एक डायरेक्टली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डॉपलर से अर्ली स्टेंट डिसफंक्शन समझ में नहीं आता है. तो हमारा इंटेंशन क्या है कि जैसे जैसे स्टेंट डाला है, कोई स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग ब्लॉकेज, अर्ली ब्लॉकेज होता है, वो पकड़े तो क्लिनिकली पेशेंट को सिम्टम आने के पहले हम ट्रीट कर सके. तो 3 महीने में डॉपलर, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 6 months में, आइडियली हर 2 साल में एक बार डायरेक्टली वीनोग्राफी करना चाहिए. Ava, this question is for you as well for Dr. Bhave. Now everybody has been, सब लोग बात कर रहे हैं वारफेरिन के बारे में, पर्टिकुलर टाइम लेना चाहिए. इनके बच्चे छोटे हैं, इनके बच्चे उनके हाथ से नहीं लेते हैं, और मेरे को लग रहा है कि शायद मेरी बेटी सबसे बड़ी है इन सारे ग्रुप में. Am I right? Yeah, I think so. Except Godwani, of course, he's the older Yeah, one. But yes, but he is mature. actually gone He's for an adult. transplant, Yeah. and he goes into a different category. Yeah. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इनमें से सारे न्यूली डायग्नोस्ड, पार्शियली और थोड़े से बड़े, और शायद मैं सबसे बड़ी हो गई आज. और मेरी बेटी सोती है, उठती है, अपने मन से सब कुछ करती है, शायद बाहर जाती है, और वारफेरिन कॉलेज में भूल गई, नहीं ली. 5 बजे लेना था, खा लिया, छोड़ दिया. रात को मैं उसको बोलती, अरे सानिया लिया नहीं तुमने? तो बोलती है मैं ले लेती हूँ अभी 11 बजे. तो शुरू में हम लोग 11 बजे रात को दिया करते थे, तब वारफेरिन का आयना का टाइम अच्छा था. अभी वो कॉलेज चली जाती है, रात को जगती है, कॉफ़ी पीती है, खाना देर से खाती है. इन लोग का सबका टाइमिंग पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, यहाँ पे बच्ची डिसाइड कर रही है क्या करना है क्या नहीं है. तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं सबसे बड़ी हो गई हूँ, सबसे बड़ी बेटी है मेरी इन सब के बच्चों के हिसाब से. नाउ ये बड़ी बच्ची जाएगी बाहर पढ़ने के लिए, खुद का टाइमिंग नहीं रखेगी, बिकॉज वो उसका खुद का टाइमिंग कुछ है नहीं. तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? यानी मैं शायद उनको सिखाना चाहती हूँ कि वो किसी भी टाइम पे ले रही है. अभी वो लेती है 7 milligrams, और इसका वारफेरिन आईएनआर अभी हम लोग, जैसे आपने मुझे बोला था 1 in 2 months करो, अभी तो हम लोग बहुत इरेगुलर करते हैं, क्योंकि मे बी मैच्योरिटी मुझे आ गई है, ठीक है चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसका सोनोग्राफीज अच्छा है. तो इस हिसाब से जैसे सर ने बोला, डॉक्टर भावे ने बोला कि हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि वारफेरिन बंद कर दिया जाए. वो अभी पूछती है मैं नहीं लेना चाहती हूँ ये दवा, तो ड्रग कंप्लायंस भी खत्म हो जाएगा कि नहीं मुझे नहीं लेना है. वो बताती नहीं है मुझे, मैं उसके पैकेट में डाल के रखती हूँ, कॉलेज में भेजती हूँ उसको कि सानिया 5 बजे ले लो आप. वापस आके पूछती हूँ, उसने नहीं लिया रहता है. ऐसे सब मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि ये इन लोग का
फ्यूचर में यही होने वाला है। ये कल बॉम्बे चले जाएगी पढ़ने के लिए, वो नहीं लेगी, 3-3 दिन नहीं लेती है। जब मेरे स्ट्रिप्स वापस आते हैं तो उसमें से पैलेट्स खत्म नहीं रहते, मैं गिनती हूँ, सानिया इसमें से 3 नहीं दिख रहे हैं, या 3 क्यों दिख रहे हैं, अभी तो 30 खत्म नहीं हुआ है, आपने मुझे मंगाया नहीं है खरीदने के लिए, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैंने ले ली हूँ माँ, आई हैव टेकन इट। सो इस हाँ बंडल मारती है वो, क्योंकि वो लेना भी नहीं चाहती है, मुझे दुखी भी करना नहीं चाहती है, फिर पूछती है क्या हुआ था, क्योंकि वो तो भूल गई है लेकिन मैं नहीं भूली हूँ क्या हुआ था वो सब। तो इससे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं लेवर ट्रस्ट की ट्रस्टी भी हूँ, एक पीडियाट्रिशियन भी हूँ, और अभी ग्रोइंग बेबी की लड़की की माँ भी हूँ। ये तीनों एस्पेक्ट्स मेरे हैं, और मैं सब पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ कि अभी आप बहुत अच्छे हो, आप INR 2 दिन में करते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मेरी बेटी तो वॉरफेयर ही नहीं लेना चाहती है, एंड शी इज थ्रोइंग अवे, वो निकाल के रख भी देती है कि मैंने लिया नहीं है करके, मैं नहीं लूँगी, क्यों लूँगी मैं? तो अभी वो बायोलॉजी पढ़ रही है, मैंने उसको बैठ के पूरे वो वेन्स जो तुमने समझाया वो सब समझाया है। विद दिस एस्पेक्ट आई एम गिविंग यू अ मदर्स पर्सपेक्टिव, I am giving you a doctor's perspective, and I am telling as a trustee also that even if you have so many things on the scientific profile, क्या करें हम लोग? आप बताओ। I think this is a problem peculiar to teenage, and for all the, we have patients of Wilson's who are doing well, who stop taking drugs, and you have to, I think best is to, I have a teenage daughter sitting here also, best is not to use force, and try and just explain things to them, and once they mature, they will fall in line. I hope so. My concern was the time actually. Yeah, so I think as he said, keep the same time. If you think 11 o'clock in the night is a convenient time, give it at 11 in the night every day. But it should be the same time every day. It's okay, but it's still better than taking at 5 once and taking at 11 once and 4 once, Might as well keep a time which is convenient for everybody. I think that would be a via media. I think yeah, lots of questions. नमस्ते, मी आर्णवीची मम्मा बोलती आहे. तुमच्याकडे तिची ट्रीटमेंट 2008ला मी स्टार्ट केली होती, नंतर 4 मंथ्समध्ये आम्ही स्टॉप पण केली तुमच्याकडे ट्रीटमेंट. तिचं होमिओपॅथीचं ट्रीटमेंट चालू केलं आम्ही, आणि त्याचा खूप बेटर रिझल्ट आम्हाला मिळाला. म्हणजे तिचं स्टेनचं पण करायचं होतं, डॉक्टर नागरालना पण आम्ही भेटलो होतो, पण तिच्या मेजरमेंटचं स्टेन आम्हाला मिळालं नाही त्यावेळेला, म्हणून ते झालं नाही ऑपरेशन त्यावेळेला. 9 मंथ्स. तर त्याच्यानंतर आम्ही होमिओपॅथीचं ट्रीटमेंट केलं तिला. ती क्युअर पण झाली, व्यवस्थित स्कूलला पण जायला लागली. आता ती 2nd स्टँडर्डला आहे, पण आता 6 मंथ्स झाला ना, तिचा एकदम प्रॉब्लेम ग्रो झाला आहे. म्हणजे अचानक ब्लिडिंग होतं आहे. आता तिला आम्ही स्टेमसेल थेरपी पण चालू केलं आहे. 1 महिना तिच्यात फरक जाणवला, पण आता परत निगेटिव्ह इफेक्ट्स यायला लागले. तर स्टेमसेल थेरपी तिला आहे का, म्हणजे ह्या बडचेरीमध्ये अप्रूव्ह आहे का, म्हणजे त्याने इफेक्ट होईल का? माझ्या नॉलेजप्रमाणे नाही, आणि फॉर दॅट मॅटर इवन होमिओपॅथी नाही. जे तुम्हाला वाटतं की सुधार झालं तिचं औषधाने, आता कोणाला कावीळ झालं तर त्यांनी होमिओपॅथी घेतली, आयुर्वेदिक घेतलं, गळ्यात माळ घातली, सगळ्यांनी ते बरे होतात का? कारण की काही न घेतलं तरी बरे होणार, सेल्फ लिमिटिंग डिझीज आहे. आता बडक्यारीमध्ये पण काही पेशंट्समध्ये ते मी तुम्हाला सांगितलं की वेन्स ब्लॉक असल्या तर स्पॉन्टेनियस ते कोलॅटरल्स डेव्हलप होतात, आणि एकदा ते झाले तर तात्पुरतं लिव्हरचं फंक्शन होतं, आणि आपल्याला वाटतं की मूळ बरं झालेलं आहे, पण तसं नाही आहे. आपल्याला तात्पुरतं वाटतं, तर तुम्ही त्याचं बेनिफिट होमिओपॅथीला देताय की होमिओपॅथीनी ते झालं, पण इट इज पॉसिबल की ते स्वतःहून झालेलं आहे, नेचरनी आतल्या आत कोलॅटरल्स उत्पन्न केलेले आहेत आणि म्हणून ते बरं झालं. पण कोलॅटरल्स कधीही नॉर्मल फंक्शन लिव्हरचं करू, आणि असल्या पेशंट्समध्ये बरेच पेशंट्सना असायटिस आहे आणि त्यांना ब्लड थिनर्स दिले किंवा नाही दिले तर असायटिस गेलेला आहे. आम्ही बरेच पेशंटना बोलवलं ज्यांना बडकॅरी होतं, तर आम्हाला काही पेशंट्सनी फोनवर सांगितलं की नाही आता माझ्या मुलाला काहीच प्रॉब्लेम नाही, पोटात पाणी नाही. ह्याचा अर्थ बडकॅरीचा प्रॉब्लेम पुढे होणार नाही असं नाही, पाणी गेले म्हणून बडकॅरी गेले असं नाही. इट कॅन कॉज प्रॉब्लेम्स लेटर, म्हणून ते मॉनिटर करणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि ब्लड थिनर्स देणं आवश्यक आहे.
म्हणजे तिचं टॅपिंग वगैरे करायचो आम्ही, वॉरफ्रीन पण चालू होतं तिला, PTINR वगैरे सगळं होत होतं व्यवस्थित, पण तरी टॅपिंग आम्हाला म्हणजे एव्हरी वीक तिचं टॅपिंग करून 1.5 लिटर पाणी निघत होतं तिचं. मग त्याच्यानंतर आम्ही तिची होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट चालू केली. मग ते हळूहळू स्टॉप झालं. डॉक्टर मरारने तिचं अँजिओप्लास्टी पण केलेलं आहे जसलोकला 9 मंथ्समध्ये. मग नंतर जेव्हा आम्ही होमिओपॅथीचं ट्रीटमेंट चालू केलं वेन शी वॉज 1 year and 2 months ओल्ड, मग तिथून मग तिचं हळूहळू तिचं टॅपिंग बंद झालं. म्हणजे 1 वीकवरून ती 15 डेजवर आली, मग 1 मंथवर आली. मग हळूहळू आता आम्ही जवळजवळ 4 वर्ष झालं तिचं टॅपिंग केलेलंच नाही आहे. पण आता 6 मंथ्स झालं आहे ना, म्हणजे तिचा प्रॉब्लेम हळूहळू परत हे व्हायला लागला आहे. दॅट्स एक्झॅक्टली मी तुम्हाला तेच सांगितलं की ते आजार जात नाही, असाइटिस गेलं तात्पुरतं, ह्याचा अर्थ बडकियारी क्युअर झालेलं आहे असं नाही, आणि मॉनिटरिंग करणं अत्यंत आवश्यक आहे. मग आता तिला परत म्हणजे ते आम्ही आत्ता ह्या एजला, ती आता 7 years ओल्ड आहे, तर मग आम्ही हे शंट वगैरे हे सगळे ऑप्शन्स आम्ही ट्राय करू शकतो का तिच्या हो, अगदी बाबतीमध्ये करू आता? शकता तुम्ही, या आम्ही बघू. ओके, थँक्यू मॅम. और वो 9 मंथ्स में किया है तो खाली एंजियोप्लास्टी किया है और स्टेंट नहीं डाला होगा. हाँ हाँ, नहीं छोटे बच्चे में हम स्टेंट इंटेंशनली नहीं डालते हैं क्योंकि वो ब्लॉक हो गया तो हमारे पास और ऑप्शन नहीं रहते. तो फिर स्कोप है स्टेंटिंग करने का. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, मैडम का खास करके, कि चिल्ड्रन लीवर फाउंडेशन के अंदर में हमको बुलाया और मतलब जो यहाँ पे हम लोग को इकट्ठा किया और हमारे को कुछ नॉलेज और जो भी मालूमात मिल रही है, तो उसके लिए आपका सबका पूरे पैनल का शुक्रिया अदा करूँगा. और दूसरा साजी से सर जी से मैं पूछूंगा कि जैसे मेरा एक भांजा है, सर ने किया है माजिद रज़ा, तो उनको आपने सन डाला था, टिप्स प्रोसीजर किया था अपन ने, तो आज वो सक्सेस है और काफ़ी हद तक के उसको रिलीफ है और एस्प्रिन चालू है उसकी मेडिसिन रेगुलर और काफ़ी उसको फ़र्क है. और वो मेरा रियल भांजा है. और दूसरा ये बोलना चाहूँगा कि मेरा सन जो है ये यज़दानी रज़ा, इसका अपन ने इसको भी टिप्स किया हुआ है लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ है. आज भी मैम ने कल अपने डॉपलर किया था, मैं एक दिन पहले आ गया था, तो उसके अंदर में डॉपलर में रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल आ रही है अपनी, और ऑक्सीजन इसको 72, 73, 74 ये रेशो आ रहा है. तो अब हमने करना कैसा, क्या मतलब कैसे अपने को कुछ मतलब इसमें गाइडेंस वगैरह, तो आप जैसे अपना घर में ही मतलब एक्चुअल मेरे दोनों फैमिलीज मेरी है वो भी, तो दोनों में हमारे पास 2 पेशेंट हैं. अब उसमें एक सक्सेस हुआ है और एक सक्सेस नहीं हो रहा है. ये एक मतलब एक कुछ. और अभी जैसे हमने मैडम ने हमारे को डॉक्टर राकेश राव साहब के पास भेजा था, आज उनसे भी मैंने डिस्कस किया, वहाँ पे फोर्टिस में ही था अभी 4 बजे तक, तो 3 साढ़े 3 बजे तक. तो उनका भी बोलना ऐसा है कि जैसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपने को लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो मस्ट दिख रहा है. फिर भी बोले आप मैम से बात करो और जैसा भी होता है वो उस हिसाब से मतलब. ओके, कभी कभी ये सिरोटिक पेशेंट में मतलब बटकियारी के अलावा जो एडल्ट्स में सिरोसिस होता है बड़े, उनको भी कभी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होता है. उसका मैकेनिज्म क्या है कि जैसे पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है और पोर्टल वेन और नॉर्मल सिस्टमिक वेन का बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है, इसलिए पोर्टल वेन का ब्लड वो लंग में चला जाता है. ठीक है, इसी का कारण उनका ये सैचुरेशन ड्रॉप होता है, ये प्रॉब्लम होता है. और जैसे सिरोसिस हो, बटकियारी हो, हम जैसे टिप्स करते हैं हमेशा वो पोर्टल वेन का ब्लड हम शंट करते हैं, तो इसके कारण भी पोर्टल वेनस फ्लो अल्टीमेटली लंग में चले जाता है, तो उसके कारण ये सैचुरेशन ड्रॉप होता है. इसलिए बटकियारी के लिए जो बेस्ट इंटरवेंशनल जो ट्रीटमेंट रहते हैं, जो फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है, वो हेपेटिक वेन, लिवर वेन का स्टेंट, वो आइडियल है. लेकिन कभी कभी ऐसा है कि लिवर वेन स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब वेन पूरा बंद हो जाता है, उसमें तो लिवर वेन स्टेंटिंग हम कर नहीं सकते. वो केसेस में हमारा सेकंड ऑप्शन है टिप्स. लेकिन टिप्स करने से हमको लॉन्ग टर्म कितने साल चलेगा ये कोई भी बता नहीं सकते. हमारा एक्सपीरियंस से में भी 7 साल 8 साल. हाँ.
यस ये जो मेरे ख्याल से अभी ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं और ये कंडीशन में शायद हमको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए, वो डॉक्टर अभन अग्रवाल बताएंगे। हाँ, एक बार ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो ड्यूरिंग द लिवर डिजीज़ किसी को भी हो सकता है। लिवर की बीमारी में ये हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम करके एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें ये ऑक्सीजन कम हो जाता है। ये अबाउट 10 से 15% पेशेंट्स में होता है। किसको होगा किसको नहीं होगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मगर एक बार ये कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर टिप्स चाहे काम कर रहा है, फिर उसके लिए एक ही इलाज होता है ट्रांसप्लांट, फिर उसके लिए दूसरा कोई इलाज नहीं। ये पूरा नॉर्मल हो जाएगा, ट्रांसप्लांट के बाद ऑक्सीजनेशन नॉर्मल हो जाएगा। ये उसी का, इनफैक्ट ये ट्रांसप्लांट का एक इंडिकेशन है जब ऑक्सीजन कम होता है लिवर के कारण। वो तो हम अलग से बात कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट के अपने रिस्क होते हैं, मगर अगर आप पूछे कि हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम जिसमें ऑक्सीजन कम हो गया है लिवर की बीमारी के कारण, तो उसका इलाज एक ही होता है ट्रांसप्लांट। मैं जस्ट डॉक्टर संजय से पूछना चाहूँगी कि बडक्यारी के पेशेंट में आप सर्जरी मतलब पोटा केवल शंट सर्जरी का एक ऑप्शन पहले हुआ करता था, कब करेंगे और ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए? एक तो इंडिकेशन हमने डिस्कस किया कि जब ऑक्सीजनेशन कम हो तो फिर हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, बट और किस सिचुएशन में आप ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे या ऑपरेशन करना चाहेंगे? मैं आपको मेरी खुद की लास्ट 20 साल की कहानी बताता हूँ। तो 15-20 साल पहले मैं जब KEM हॉस्पिटल में था, तब हम बडक्यारी के पेशेंट्स जब देखते थे उनको हम सर्जरी करते थे। और मैं अभी ओपनली ये बोल रहा हूँ कि सर्जरी के रिजल्ट्स भी परफेक्ट नहीं थे, काफ़ी सर्जरी में प्रॉब्लम्स होते थे, कॉम्प्लिकेशंस होते थे। हमने एक पेपर लिखा है पुराना कि हमारा जो अनुभव था KEM का सर्जरी का, और उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स डेफिनेटली थे। लास्ट 8 से 10 साल से हमने सर्जरी में ट्रांसप्लांट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऑपरेशन की शंट की बंद कर दिया है। वो इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि आज हमारे पास डॉक्टर शाहजी है, दूसरे डॉक्टर है जो हम सर्जरी में करते थे वही विदाउट सर्जरी करे वो कर पा रहे, तो सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आजकल बडक्यारी के लिए शंट सर्जरी करना ये बहुत रेयर हो गया। और मैं तो ये ओपनली बोल रहा हूँ कि जो कर रहे हैं, जिस अस्पतालों में कर रहे हो इसलिए कर रहे कि उनके पास इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो कर रहे। सो ये बात है। क्या अभी ट्रांसप्लांट का ऐसा है कि मैंने पहले ही बताया आधे घंटे पहले कि बडक्यारी में ट्रांसप्लांट लगना ये एक छोटे प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स में लगता है। 70-80% पेशेंट्स में बडक्यारी में स्टेंटिंग या कुछ, मैं तो बोला कभी कभी जस्ट एंटीकोएगुलेशन से भी हमने देखा है रिवर्स हुआ है। हमारे पास खुद ऐसा अनुभव है, एटलीस्ट 4-5 पेशेंट जो हमारे पास ट्रांसप्लांट करके रेफर किए गए थे और हमने बडक्यारी डायग्नोस किया। डायग्नोसिस ही नहीं होता है काफ़ी बार बडक्यारी का। लिवर की बीमारी कैसे करके, पानी है पेट में, टीबी की ट्रीटमेंट दी जाती है, तरह तरह के डायग्नोसिस होते हैं। तो जब हमने बडक्यारी डायग्नोस किया, हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए भेजे हुए पेशेंट, हमने उनका स्टेंटिंग किया है, टिप्स किया है और ट्रांसप्लांट भी नहीं करना पड़ा है। ऐसे शायद 10-20% पेशेंट होंगे जिसमें लिवर या तो बहुत ख़राब हो गया है, जैसे आपके बच्चे में लंग में, फेफड़े में उसका असर हो रहा है, तो फिर ट्रांसप्लांट का सोचना चाहिए। और ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बडक्यारी में अच्छे हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी बडक्यारी में वॉरफेरिन देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट किया हुआ लिवर जो हम जोड़ते हैं, जो जब एनास्टमोसिस है वो भी ब्लॉक किए हो सकते हैं। तो शायद आज दुनिया में अगर ट्रांसप्लांट बडक्यारी के लोग कर रहे हैं तो वॉरफेरिन उसके बाद भी देते हैं। डॉक्टर वरुण, हम बोलते हैं कि ये सब बच्चों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बोल रहे हैं कि अगर वॉरफेरिन चल रहा है तो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन नहीं देना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं इनको? मतलब वैक्सीनेशन नॉर्मली ले सकते हैं या उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा? कैसे मैनेज करना है वैक्सीनेशन? मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन जैसे शुरुआत में हम चालू करते हैं 1.5 महीने से, तो यूजुअली जो प्राइमरी डोसेस है वो बच्चे को लग जाते हैं
और जब एक बार डायग्नोज हो जाता है 9 महीने तक, तो ज़्यादातर जो वैक्सीन ज़रूरी होता है वो 9 महीने तक बच्चों को ऑलरेडी लग गया होता है। लेकिन ऑब्वियसली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अवॉइड करना है, लेकिन वैक्सीन्स उतने ही ज़रूरी है। तो जो स्पेशली जो वैक्सीन ज़रूरी है वो है कि जो शेड्यूल में है वो तो देना ही है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस ए वायरस का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन है, ये इसलिए ज़रूरी कि ऑलरेडी लिवर में प्रॉब्लम है, और इस लिवर में अगर वापस एक वायरल अटैक होता है तो लिवर फेलियर की तरह से बच्चा प्रेजेंट करेगा। तो इन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी आईएम लगता है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी आईएम लगता है। तो ये वैक्सीन्स बहुत ज़रूरी देना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे प्रिकॉशंस ये लेना है कि हमने आईएम लगाया है तो एटलीस्ट उस जगह को हमें 15 से 20 मिनट दबा के रखना है, रगड़ना नहीं है। दबा के रखेंगे तो होपफुली 15 मिनट में वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। जैसे सर ने बताया कि आईएनआर हमने 2 से 3 गुना बढ़ा दिया है, तो मतलब क्लॉटिंग टाइम 2 से 3 गुना लेट हो रहा है। तो नॉर्मली बच्चों में हम 1 मिनट प्रेस करके रखते हैं, ब्लीडिंग बंद हो जाता है, लेकिन आपके बच्चे में अगर 15 से 20 मिनट अच्छे से प्रेस करके रखा है तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। तो ना वार्फरिन बंद करना है और ना ही वैक्सीनेशन अवॉइड करना है। जो वैक्सीनेशन ज़रूरी है वो देना है, लेकिन आईएम इंजेक्शंस अननेसेसरली जो देते हैं अलग वैक्सीन्स के अलावा, उनको अवॉइड किया जा सकता, उनको अवॉइड करना चाहिए। या तो एटलीस्ट 24 नंबर का सुई ले सकते हैं, मोटा सुई इस्तेमाल नहीं करें। 26 नंबर कई बार मसल्स तक नहीं जाएगी, सबक्यूटेनियस में ही रह जाती है, तो बेटर है कि 24 नंबर नीडल यूज़ करना चाहिए। आइस पैक भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे स्वेलिंग आ रही है तो आइस पैक भी वहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रेशर के अलावा। चिल्ड्रन लिवर फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, और आज बर्ड-चियरी सिंड्रोम के बारे में जो डिस्कशन हुआ, अभी यहाँ पे बर्ड-चियरी सिंड्रोम, उसके मेडिकेशन ट्रीटमेंट के बारे में बात हुआ, पर दो चीज़ें उसकी तरफ मैं ध्यान बढ़ाना चाहता हूँ, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट अदर थिंग्स, बट जो एक्सपेंसेस होता है, तो अभी इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 11DD है, उसमें जो प्रोविजन है दैट इज़ टू डू विथ ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जो डिसीज है, दिस इज़ अ थ्रोम्बोफिलिया कैटेगरी डिसीज, तो उसके लिए कुछ ये नहीं, उन्होंने प्रोविजन नहीं दिया है। तो फॉर दिस आई विल लाइक टू request Children Liver Foundation that they should send some letter to Government of India stating that there should be some tax rebate should be provided for this particular disease, at this butchery or a similar kind of thing. In the committee. Because I brought that section brought in which they are saying that it is for the hematological disorder, for which they have provided that particular. But in a hematological disorder, thrombosis is not included. That is not. That's why Yeah. I like to request. No, it's not easy. You think we've not represented? Of course we've represented. No, this is a rarest disease. That's why if It can be represented through the aegis of NGOs, such foundations, right. to bring awareness in decision makers. Okay. So while you and me are aware, the decision makers who agree for it to come on to the list, they have to be made aware. So it's very difficult, but it is not impossible. We can do it. Your point is well taken. Right. And there are so many other diseases where we want to do this, but Because I think you told that you're on national. I'm on the guidelines Guidelines. for developing the guidelines for DVT. Right, sir. That doesn't mean I'm on a body which No, decides. you're not, but I'm on the guidelines. correct, body. sir. So we only give the guidelines. Right. We don't tell anyone don't pay or whatever. Right. And secondly, regarding agar financial thing undi, during this medication of my daughter, I was having a lot of financial problem because initially I went to Hinduja, then Lilavati, and then came to Jaslok. So at Jaslok, my mediclaim was also exhausted, my financial condition was bad, and whatever loans I have taken from various places, that I was repaying. At that time, Dorabji Tata Trust, Ratan Tata Trust, NM Wadia, Siddhivinayak Trust, these all trusts helped me. So I would like to tell most of
who are present here, that Dorabji Tata Trust is helping for such kind of child liver related issues, and you can approach them and take help from them. Because of Dorabji Tata Trust and Wadia Trust, I'm able to see my daughter here in proper condition today. Yeah. And there is a also thing is I approached to Prime Minister Relief Fund also, as well as Chief Minister, but they refused my claim, stating that you have already taken the treatment. So now after taking treatment, you are not eligible to get the thing. So I will like to tell all of you over here that before taking treatment, you approach Prime Minister and Chief Ministers, then only they will help, not after taking the treatment. So before planning for any procedure or operation, you should approach them. Yeah, that's a good point, but कई बार time नहीं होता है, treatment urgent होती है और we can't wait, और as you are aware के going from one trust to the other takes time and perseverance. Yeah. Magar yes, that's a very good point. No, the thing is, where I was taking treatment at Jaslok, my wife was looking after my daughter, and I was running at all the things. So for those 10-15 days,